आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आचार्य कूलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में मैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के कट ऑफ से संबंधित जो अभ्यर्थियों में बहुत सारी भ्रम की स्थिति है, संशय की स्थिति, उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आगे आपको काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया कब शुरू हो सकती है और इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, इसकी जानकारी भी मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर यह नोटिस आज जारी किया गया है और इस नोटिस में कहा गया है कि आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल 1 नवंबर 2024 को प्रकाशित किया गया है। परीक्षा फल प्रकाशन के बाद उक्त परीक्षा में शामिल कुछ उम्मीदवारों, विशेषकर ईडब्ल्यूएस कोटि के उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के न्यूनतम अर्हतांक एवं कट ऑफ विषयक अनावश्यक ईमेल किए जा रहे हैं। उक्त के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि जो न्यूनतम अर्हतांक है, मिनिमम पासिंग मार्क है, वो आपको समान वर्ग पुरुष और ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 40% 60 अंक है, बीसी के लिए 54.75 अंक है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 51 अंक है और एससी एसटी और सभी जाति की महिला और दिव्यांग के लिए 48 अंक है। ठीक है, ये बातें आपको इस सूचना में बताई गई। देखिए, एक्चुअली यह सूचना जो बीपीएससी को आज पब्लिश करना पड़ा है, इसका मुख्य कारण आपको कि कट ऑफ जो बीपीएससी ने आपको जारी किया था प्रधान शिक्षक परीक्षा का, ठीक है, ये आपको इस प्रकार है। ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। रिजल्ट का जो 1277 पेज का पीडीएफ है, उसका जो अंतिम पेज है उस पर आपको ये कट ऑफ दिया हुआ है और इस कट ऑफ में बीपीएससी ने ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 48 बताया और ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी कट ऑफ क्या बताया, 48 बताया। बस इसी को लेकर के जो है अभ्यर्थी थोड़ा संशय की स्थिति में आए। देखिए, उनको ऐसा लगा कि जब ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए पासिंग मार्क 60 है तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 48 कैसे चले गया। यदि 48 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया तो ईडब्ल्यूएस के जो बहुत सारे पुरुष अभ्यर्थी 48 से ज्यादा अंक लाए, उनको मेरिट लिस्ट में स्थान क्यों नहीं मिला। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यह चीज दिमाग में आपको क्लियर करना है कि ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि इसमें वे सभी उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस के मेल हो या फीमेल हो। यानी ईडब्ल्यूएस जो है, इसमें जो भी सीट होगा उस पर ईडब्ल्यूएस का मेल भी जा सकता है और फीमेल भी जा सकता है और ईडब्ल्यूएस का जो फीमेल है, इस पर ईडब्ल्यूएस का केवल फीमेल जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए जो पासिंग मार्क है मेल के लिए, वह आपको 60 अंक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए जो पासिंग मार्क है वह 40 अंक, सॉरी 48 अंक। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस मेल का पासिंग मार्क है, ये ईडब्ल्यूएस फीमेल का पासिंग मार्क है, कट ऑफ नहीं है, पासिंग मार्क है। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना कि ईडब्ल्यूएस का सीट था कितना,
100। EWS फीमेल का सीट था 50। मान लिए कि ये जो हम बता रहे हैं ये मान करके बता रहे हैं, एक्चुअल सीट कुछ और था। तो अब EWS का सीट है 100 और EWS में कौन जा सकते हैं? EWS के मेल भी जा सकते हैं, EWS के फीमेल भी जा सकते हैं। किसमें? EWS के सीट। मान लेते हैं कि आपको EWS मेल का पासिंग मार्क 60 है, तो मान लेते हैं कि 100 में 70 अभ्यर्थी ऐसे मिले EWS में जिसका कि आपको मतलब वो EWS के पुरुष थे और उनका मार्क 60 से ज्यादा था, 70 गो विद्यार्थी। तो उस 70 गो सीट EWS का भर गया। अब उसमें EWS का 30 गो सीट बचा रह गया। लेकिन वो 30 सीट पर आपको वही जा सकता है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क प्राप्त किया है। अब पुरुष का क्वालिफाइंग मार्क है आपको 60, 60 से कम वाला आप पुरुष है तो उसको उस 30 सीट पर नहीं दिया गया है, बल्कि उस स्थान पर आपको EWS के जो फीमेल है उसको रख दी। ठीक है, तो इसलिए आपको EWS का भी कट ऑफ 48 दिख रहा है और EWS फीमेल का भी कट ऑफ 48 दिख रहा है। लेकिन ये क्लियर है कि EWS मेल का कोई भी ऐसा कैंडिडेट चयनित नहीं हुआ है जिसको 60 से कम अंक मिले पुरुष में। यानी EWS पुरुष का जो कट ऑफ है वो 60 रहा है, न कि 48। इसीलिए 60 से कम अंक लाने वाले जो भी आपको EWS के मेल कैंडिडेट हैं उसका जो है लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो संशय में है कि पार्ट 2 का जो कट ऑफ है डेट ऑफ बर्थ जो है इसको लेकर के बहुत सारे लोग संशय में है। हमारे पास मैसेज भी आए। देखिए, आप जब प्रधान शिक्षक का जो विज्ञापन बीपीएससी ने जारी किया था आप उसको पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि मान लेते हैं किसी कैटेगरी का जो कट ऑफ आपको निर्धारित हुआ, मान लेते हैं किसी कैटेगरी का कट ऑफ है X। अब X मार्क वाला यदि 25 गो कैंडिडेट है, सीट जो है 10 गो बचा हुआ है, ठीक है, तब क्या किया जाएगा? तो उस स्थिति में पार्ट 2 का जो अंक है उसको देखा जाए। ठीक है, पार्ट 2 में जिसको ज्यादा अंक रहेगा उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा, अब पार्ट 2 में जिसको कम अंक रहेगा उसको मेरिट लिस्ट में नीचे रखा जाएगा। तब जब उसका टोटल मार्क एक जैसा हो, दो कैंडिडेट है दोनों का कुल मार्क एक जैसा है, उसमें किसको ऊपर किया जाएगा किसको नीचे? तो जिसका पार्ट 2 में मार्क ज्यादा है उसको ऊपर, जिसका पार्ट 2 में मार्क कम है उसको नीचे। यदि मान लेते हैं पार्ट 2 का भी मार्क सेम हो गया तब जो है जो उम्र में बड़े हैं उनको ऊपर रखा जाएगा, जो उम्र में छोटे हैं उसको क्या किया जाएगा? नीचा रखा। अब जैसे कि मान लेते हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि BC का कट ऑफ है 61। ठीक है, तो अब 61 से ऊपर मार्क वाले BC में जो भी है, ठीक है, 62 तक, उसका पार्ट 2 में क्या मार्क है नहीं है, उसका जन्म तिथि क्या है, इससे लेना देना नहीं है। जो कट ऑफ है उससे ऊपर वाला जो कैंडिडेट है उसके पार्ट 2 और जन्म तिथि से मेरिट लिस्ट को कोई लेना देना नहीं है। टोटल मार्क उसका ज्यादा है न्यूनतम कट ऑफ से तो उसको आपको शामिल कर लिया गया। बहुत लोग इस चिंता में भी थे कि सर हमको मार्क तो BC में हम है 62 हमको मार्क है, मेरा चयन हो गया, लेकिन पार्ट 2 का कट ऑफ BC में 29 देख रहे हैं, हमको पार्ट 2 में 26 मार्क आया है, तो कहीं हमको गलती से तो मेरिट लिस्ट में नहीं डाल दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
यानी न्यूनतम कट ऑफ से जो ऊपर है, चाहे उसका पार्ट 2 का मार्क कुछ भी है, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब 61 न्यूनतम कट ऑफ है। अब 61 पर मान लेते हैं 25 को कैंडिडेट है, इधर बीसी का सीट बच रहा है 10 को। अब 25 में 25 को तो नहीं लेगा, 15 को वह छांटेगा। तो कैसे छांटेगा? तो दूसरा आधार बनाया, कौन चीज कि पार्ट 2 का मार्क। यदि सेम मार्क है, मान लेते 2 कैंडिडेट है, इसको भी 61 है, उसको भी 61 है, तो जिसको पार्ट 2 में ज्यादा है उसको मेरिट लिस्ट में रख दी। यदि आपको ऐसा कंडीशन बन गया कि टोटल मार्क भी सेम है, पार्ट 2 का भी मार्क सेम है, तब जो है आपको जन्म तिथि में जो ऊपर था उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा गया। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पार्ट 2 का कट ऑफ और डेट ऑफ बर्थ जो है आपको इस कट ऑफ में दिखता है। ठीक है, क्योंकि आज ही ग्रुप में ही आपको, मेरे क्लास वाला जो ग्रुप है उसमें एक कैंडिडेट ने कहा कि सर बीसी का आपको कट ऑफ 61 है और जो पार्ट 2 का मार्क है कट ऑफ वो 29 है। हमारा जो मार्कशीट हम जो अपलोड किए हैं उसमें हमको 61 मार्क है, पार्ट 2 में 29 मार्क है, फिर भी हमारा चयन नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि आप देखिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ 87, डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ इसमें कितना है, बीसी का 82 है। तो इसका मतलब जो है 61 29 वाला जो है बहुत सारा कैंडिडेट होगा, उसमें 82 तक जन्म तिथि तक आते आते सीट बीसी का खत्म हो गया, इसलिए आप बचे रह गए, आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो ये चीज भी अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक अभ्यर्थी हैं, उनका संशय यह है कि सर वो फीमेल हैं कि सर मेरा रैंक जो है 30,000 की 33,000 इसके आसपास है सीरियल नंबर में। अब मेरिट लिस्ट में जो मेरा आपको सीरियल है वो है आपको 52,000, ऐसा कैसे हो गया? वह अभ्यर्थी आपको पूरा 1277 पेज रिजल्ट को तो देखी नहीं होगी, शुरू में 1-2 पेज देखी होगी, तो वह देख रही होगी सीरियल नंबर और मेरिट सीरियल नंबर, मेरिट लिस्ट नंबर दोनों सेम मैच कर रहा है। उनको लगा होगा कि इन लोग का ऊपर में सबका सेम मैच कर रहा है, अब मेरा जो है सीरियल नंबर अलग है, मेरिट सीरियल नंबर अलग है, ये कैसे हो गया? तो इसका जो कारण है वो ये है आपको कि जैसे जनरल कैटेगरी 67 पर आपको खत्म हो गया, तो जो यूआर में 66 वाले होंगे उसका सीरियल नंबर, सिलेक्शन वाला जो सीरियल नंबर है उसमें नाम नहीं है, लेकिन जो मेरिट सीरियल नंबर बना होगा, ठीक है, उसमें जिसका सिलेक्शन वो 66 वाला यूआर का नहीं हुआ उसका भी नाम मेरिट सीरियल में है, हालांकि उसका चयन नहीं हुआ है, उसको नौकरी नहीं होगी, तो इसका उसका भी नाम आपको मेरिट सीरियल में 66 वाला का भी है, जबकि उसका इधर चयन नहीं हुआ है। जो तो चयन का जो सीरियल है यूआर में तो आपको सेम होगा, चयन का सीरियल भी या मेरिट का सीरियल भी, लेकिन यूआर के बाद जब अदर कैटेगरी में प्रवेश करेंगे आप, तो वहां आपको बीच में आपको ऐसे यूआर होंगे जो चयन जिनका नहीं हुआ लेकिन मेरिट में वो आपसे ऊपर है, तो मेरिट सीरियल उसका बीच में है, तो आपका इसीलिए मेरिट सीरियल क्या होगा, बढ़ जाए। तो जिस कैंडिडेट ने ऐसा शिकायत किया है, शायद प्रियंका जी ने किया है, उनको देखना चाहिए कि उनका जो सीरियल नंबर है और मेरिट सीरियल है केवल उसमें अंतर नहीं होगा, बल्कि वो पेज उससे ऊपर वाले पेज में देखिए आप आराम से सबका वो अंतर होगा है। यानी आप शुरू से देखिएगा ना, तो यूआर जहां तक खत्म वहां दोनों सेम है और उनके बाद ये डिफर आपको देखने को मिलेगा। तो इससे कोई टेंशन नहीं है, इस बात के भ्रम को भी दिमाग से निकाल दीजिए। तो हमको लगता है कि कट ऑफ से संबंधित जो प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे उनका उत्तर मैंने दे दिया है। अब थोड़ा सा काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे शिक्षा विभाग से फोन आता है, अपर मुख्य सचिव से बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक अनुमान कि शिक्षा विभाग को बहुत गहनता से देख रहा हूँ, इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसके कार्यकलापों का जो है अवलोकन कर रहा हूँ, तो उस अनुमान के आधार पर हमको लगता है कि इस महीने के अंत तक काउंसलिंग की प्रक्रिया
प्रारंभ होगी, दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगी। उनके बाद दिसंबर में ही ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी। सक्षमता से पहले प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, यदि सरकार की नीयत साफ होगी तब। ठीक है। और डॉक्यूमेंट को लेकर भी बहुत लोग परेशान हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में जो काउंसलिंग हुई थी, उसमें जो डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पर आपने अपलोड किया था, बस उसी का ओरिजिनल कॉपी वहां देखने के लिए मांगा गया था। अब आपको के पाठक चेंज हो गए हैं, के सिद्धार्थ जी आए हैं ना, तो हो सकता है कि वह क्लियर कर दे कि वही नहीं बल्कि ये सारा डॉक्यूमेंट आपको सीरियली देना है। तो आप ये रखिए ना कि जो आपका एजुकेशनल या ट्रेनिंग अंक पत्र है और प्रमाण पत्र है, उनको आप रखिए। ठीक है। आरक्षण वाला प्रमाण पत्र को रखिए, आवासीय को रखिए, एडमिट कार्ड को रखिए, बीपीएससी वाला फोटो को रखिए। बस यही सब चीज काउंसलिंग में जरूरत होगी। ठीक है। बहुत लोगों का जो है ग्रेजुएशन का जो है मूल प्रमाण पत्र वो आलस के कारण या अन्य कारणों से नहीं निकाले हैं, तो बीच में समय है, थोड़ा कोशिश करके एक आध दो दिन सीएल लेकर के जाकर के उसको निकाल लीजिए। उसको लेकर काहे आप टेंशन में रहिएगा। अब मांग ही दिया तो अब फिर उसके कारण फिर से आप दौड़िएगा काउंसलिंग के लिए। तो बीच में समय है वो निकाल लीजिए ना भाई, उसमें क्या है। ठीक है। तो यही कौन और एनओसी को लेकर भी बहुत लोग परेशान है। देखिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वह टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो ज्वाइनिंग हुई थी नियोजित शिक्षकों की, वह आपको ज्वाइनिंग के समय मांगा गया था। और निश्चित रूप से इस बार भी काउंसलिंग में एनओसी नहीं मांगा जाएगा। सक्षमता का वही जो काउंसलिंग हुआ उसमें एनओसी नहीं मांगा गया। एनओसी की जरूरत तब होती है जब आप ज्वाइन करने जाते हैं, तब। जब तक आपको स्कूल मिलता है, आपका सिलेक्शन होता है, तब तक एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। और उस समय आप अपने नियोजन इकाई से, यदि आप टीआरई 1 और 2 में नियुक्त हुए हैं, तो वर्तमान जहां आपकी नियुक्ति है, जो नियुक्त करने वाले प्राधिकारी हैं, वहां से आप एनओसी लेकर के फिर क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है। तो उसको लेकर भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, वीडियो काफी लंबा हो गया, इसमें इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।